Hi everyone, welcome to NEET PG series. I am Adesh from LearnoHub, the free learning platform जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ और चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इजी सा चैप्टर है आप सभी के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते हो। कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, वो भी बहुत इजी टाइप के। तो चलिए इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, चैप्टर का नाम ही है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो भाई यहां पर सबसे पहले माइक्रोब्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, इजंट इट? तो देखो, माइक्रोब्स जैसा कि आप सभी जानते हो ये दूसरा नाम है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इजंट इट? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फॉर अस टू सी देम वी हैव टू ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप, isn't it? Okay. अब देखो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ये जो माइक्रोब्स हैं, ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का इस अर्थ पे बहुत बड़ा कंपोनेंट है। सब जगह पर आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, राइट? इनफैक्ट आपको ये आपके एयर में, वाटर में, सॉइल में, आपकी बॉडी में, किसी प्लांट या दूसरे एनिमल की बॉडी में भी आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसी जगहों पर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो थ्राइव करते हैं जहां पर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का थ्राइव करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल थर्मल वेंट्स में, जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, वहां पर भी माइक्रोब्स सर्वाइव कर जाते हैं, राइट? और माइक्रोब्स में आने वाले जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने सारे हो सकते हैं? दे कुड बी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड सो ऑन, राइट? उनमें वायरसेस, प्रायॉन्स, वायरॉइड सभी आते हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में तो आप सभी एक चीज जानते होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट, सभी जगह प्रेजेंट है। तो इसीलिए कहते भी है ना, कण कण में भगवान, कण कण में बैक्टीरिया, सब जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप देख लो, माइक्रोब्स हमारे इस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का, इस बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सिंस ये सभी जगह प्रेजेंट है, इनसे हम कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा था अपने पिछले चैप्टर में माइक्रोब्स के कुछ डिसएडवांटेजेस इफेक्ट्स को, मतलब कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल थे। जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने देखा था बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वो तो उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे माइक्रोब्स हमेशा नुकसानदायक होंगे, कुछ आपका भला भी करके जाएंगे। इसीलिए तो उनका वेलफेयर पोर्शन, यानी कि उनका जो यूजफुल वाला पोर्शन है, उनको हम स्टडी करेंगे, राइट? सो माइक्रोब्स कैन बी हार्मफुल एंड यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज, यानी कि मेनी वेज में ये आपके लिए काम के भी हो सकते हैं। और इन सभी वेलफेयर को हम देखने वाले हैं कि कैसे ये हमारे ह्यूमन यूज में वेलफेयर कॉज करेंगे। तो देखो, यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में हम देखेंगे कैसे माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर हम कौन कौन सी फील्ड्स को कवर करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू बी सीइंग द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो जो भी आप डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, उनके प्रोडक्शन में कैसे माइक्रोब्स अपना रोल प्ले करते हैं, उसको स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जाते हैं, उनका इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन होता है और उनके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सूवेज ट्रीटमेंट में, जो कि वेस्ट वाटर होता है, उसके ट्रीटमेंट में भी कैसे माइक्रोब्स अपना रोल प्ले करते हैं। सो माइक्रोब्स एंड सूवेज ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी अनदर कॉन्सेप्ट जो कि हम स्टडी करेंगे, फॉलोड बाय द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस यूजिंग माइक्रोब्स। जो गोबर गैस आप जानते हो ना, जो कि एक एफिशिएंट फ्यूल है, उसका भी प्रोडक्शन माइक्रोब्स के थ्रू होता है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। फॉलोड बाय माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि डिफरेंट जो पेस्ट होते हैं या फिर डिफरेंट ऐसे इंसेक्ट्स या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म जो कि नुकसान पहुंचाते हैं हमारे क्रॉप्स को, उन सभी को कंट्रोल करने में आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे भी इनका रोल देखने को मिलेगा माइक्रोब्स का। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। फॉलोड बाय माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि एग्रीकल्चर की फील्ड में फर्टिलाइजर्स के तौर पे माइक्रोब्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी द एस्पेक्ट्स जिनको हम डील करने वाले हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले बिगिन करते हैं विद द माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को हम डील करेंगे जिनका की फॉर्मेशन ही माइक्रोब्स की मदद से होता है। तो सबसे पहले वील बी बिगिनिंग विद द कर्ड, राइट? अब कर्ड के बारे में आप सभी जानते हो, कर्ड हम फॉर्म करते हैं फ्रॉम द मिल्क, राइट? और मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क बुलाते हैं। गॉट इट? अब देखो बच्चों, अक्सर ही आपने अपने घर में मम्मी को दही जमाते देखा होगा,
फ्रॉम द मिल्क इटसेल्फ, राइट। अब ये जो कन्वर्जन है मिल्क का कर्ड में, इसको करवाते हैं कुछ माइक्रोब्स जो कि बिलोंग करते हैं टू द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जिन्हें हम बुलाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो क्या बुलाते हैं उन बैक्टीरिया को जो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क कॉज करते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और वन सच एग्जाम्पल जो कि इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में आते हैं, दोज आर कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। और इसकी अगर मैं स्पीशीज भी पूरी लिख दूं तो इट बिकम्स लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल स्पीशीज जो है वो वन सच एग्जाम्पल है ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क कॉज करेंगे? तो देखो, आप सभी ने देखा होगा कि मम्मी कैसे दही जमाती हैं। मम्मी थोड़ा सा फ्रेश मिल्क लेती हैं जिसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देती हैं, राइट, एज एन इनोक्यूलम, एक स्टार्टर की तरह एक्ट करता है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द मिल्क एज इनोक्यूलम और अ स्टार्टर। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा दही ऐड करते हैं ना फ्रेश मिल्क में, ये एक स्टार्टर या फिर इनोक्यूलम की तरह एक्ट करता है, जिसमें प्रेजेंट बहुत सारे आपको मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, मिल्क में जब हमने इस थोड़े से दही को ऐड किया है, तो यहां पर आप सभी को याद रखना है कि मिल्क में हमने ऐड किया है, और मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज शुगर, राइट। सो मिल्क में प्रेजेंट है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर पे यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कॉल्ड लैक्टेज। तो यहाँ क्या होने वाला है? मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो लैक्टोज शुगर है उन पे एक्ट करता है द एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज। और ये लैक्टेज कहां प्रेजेंट था? इन दी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि हमने इनोक्यूलम के फॉर्म में ऐड किए हैं टू द मिल्क। सो ये लैक्टेज इस लैक्टोज को ब्रेक करके बना देता है एन एसिड कॉल्ड लैक्टिक एसिड। तभी तो नाम था इनका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट। अब देखो, ये लैक्टिक एसिड क्या करने वाला है? ये लैक्टिक एसिड यहां पर मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हैं द केसीन प्रोटीन्स, उनका कोगुलेशन करवाता है। सो इट कॉजेस कोगुलेशन ऑफ केसीन, जो कि क्या है? मिल्क प्रोटीन्स। और मिल्क प्रोटीन्स का जैसे ही कोगुलेशन होगा तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? वी विल गेट टू सी कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। गॉट इट? तो जल्दी से इस सारी प्रोसेस को हम यहां पर जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है एसिड्स। कौन से एसिड? लैक्टिक एसिड, जो कि कोगुलेट करता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के प्रोटीन्स को, और कर्डलिंग ऑफ मिल्क कॉज कर देता है। तो इस तरीके से कर्ड का फॉर्मेशन मिल्क के थ्रू होता है। अब मिल्क से कर्ड का जो फॉर्मेशन है वो एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। अगर हम कर्ड और मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यूज को चेक करें ना, तो कर्ड ज्यादा बेनिफिशियल है। द रीजन बीइंग, कर्ड का फॉर्मेशन विटामिन B12 के कंटेंट को बढ़ा देता है ड्यूरिंग द कर्डलिंग। सो यहां पर आपको याद रखना है, कर्ड इंप्रूव कर देता है न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर क्वालिटी ऑफ द मिल्क बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट। तो विटामिन B12 जो कि हमारी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है, याद करो, हमने हमारे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका रोल पढ़ा है। विटामिन B12 हमारे आरबीसीज के मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर हमारी बॉडी में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें एक एनीमिक कंडीशन देखने को मिलती है, एंड दैट इज कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया। याद है आप सभी को? तो ये पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। तो अगर हम कर्ड को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कंडीशन हमेशा नॉर्मलाइज रहेगी, मतलब उनके लेवल्स जो है वो कभी भी कम नहीं होंगे, एंड एज सच हम पर्नीशियस एनीमिया से सफर नहीं करेंगे। ओके, ना केवल ये बल्कि कर्ड हमारे स्टमक में डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को भी चेक करता है, उनको रोक देता है ग्रो करने से। तो इस तरीके से ये हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए भी यूजफुल है। गॉट इट? ओके, सो दिस वाज अबाउट द वेरी फर्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो कि माइक्रोब्स के थ्रू हमें मिलते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात हो गई भाई हमारे कर्ड की। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द ब्रेड। ठीक है, अब देखो ब्रेड जो कि हम रेगुलरली यूज करते हैं। ठीक है, अब ब्रेड जो है वो हमको मिलती है बाय द एक्टिविटी ऑफ अ माइक्रोब जो कि है एक फंगस। सो वी कॉल इट द बेकर्स ईस्ट। ठीक है, तो बेकर्स ईस्ट जिसका कि साइंटिफिक नेम आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए।
ओके, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जैसे हम बेकर्स यीस्ट भी बुलाते हैं, इवन आगे आप देखोगे इनको हम अल्कोहलिक बीवरेजेस के फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं, इसलिए इनको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी बुलाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेकर्स ईस्ट का नाम, आप इसको सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी याद रखिएगा, इनको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी बुलाते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखो ये क्या करता है, ये फर्मेंटेशन कॉज करता है। ओके, तो ये जो ईस्ट है ये फर्मेंटेशन करेगा, एनारोबिक फर्मेंटेशन, याद है आप सभी को, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन बुलाते हैं। और जब फर्मेंटेशन होती है तो आपको पता है यहाँ पर इथेनॉल, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो रिलीज होता है ना, वो डो को राइज कर देता है। ओके, तो जब डो राइज करता है ना, उसको हम कहते हैं लीवनिंग ऑफ द डो। और जब हम उस डो को, जो कि राइजन डो है, उसको हम बेक करते हैं, तो बेक करने में क्या होगा, ये जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है आफ्टर फर्मेंटेशन की प्रोसेस, वो क्या हो जाएगी, एस्केप करेगी। जब वो एस्केप करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां प्रेजेंट है उस डो के अंदर, वहां वहां पर आपको ऐसे पोर्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से वो पोरस ब्रेड बनती हुई नजर आती है, जो कि काफी स्पॉन्जी होती है। सो हाउ डज दिस ऑल वर्क, लेट अस ट्राई टू सी। ओके, तो यहां पर मैं आपको अगेन एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगा। सो इमेजिन करते हैं हमने यहां पर व्हीट ब्रेड बनानी है, राइट। सो व्हीट के अंदर हमने व्हीट फ्लावर लिया है, राइट, और व्हीट के अंदर आपको मिलता है एक टाइप ऑफ शुगर विच इज कॉल्ड द स्टार्च, राइट। जल्दी से उसको लिख लेते हैं। तो यहां देखो, व्हीट के अंदर आपको मिलती है द शुगर कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, अब देखो, इन सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमें इस पूरी प्रोसेस को करवाने में हेल्प करता है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं उन सभी को मैं लिखता जाऊंगा। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर सबसे पहले आपको स्टार्च पे एक्ट करने वाला एंजाइम मिलता है, विच इज दी एमाइलेज। अब एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है, याद है आप सभी को, और स्टार्च को ब्रेक करके एक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, विच इज द माल्टोस शुगर। ठीक है, तो माल्टोस शुगर पे ये कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को। गॉट इट। अब इसके बाद क्या होगा, माल्टोस शुगर को फर्दर ब्रेक किया जाएगा। ये एक डाइसैकेराइड थी ना, इसको हम मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखो, माल्टोस को ब्रेक करने के लिए जो दूसरा एंजाइम आपको इस बेकर्स यीस्ट में, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी माल्टेज। तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोस को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लूकोज पे नाउ इस बेकर्स यीस्ट के अंदर प्रेजेंट एक और एंजाइम एक्ट करेगा, विच इज कॉल्ड ज़ाइमेज। अब ज़ाइमेज की एक्टिविटी आप सभी को याद है, हमने पढ़ा भी है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाने वाला जो एंजाइम है, दैट इज ज़ाइमेज, याद है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को सबस्ट्रेट बना के ज़ाइमेज एक्ट करता है और उसको ब्रेक कर देता है इनटू इथेनॉल, या जैसे हम इथाइल अल्कोहल भी बुलाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इस डो के अंदर, जब इसको हम नीड करते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो क्या करेगी, इस डो को और ज्यादा पफी बना देगी। ठीक है, तो इट लीड्स टू द पफीनेस ऑफ द डो। तो यहां पर जो डो है वो राइज करने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस राइजिंग ऑफ डो, जिसको हम फर्दर जब बेक करते हैं, तो इसको हम जब फर्दर बेक करेंगे तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी, और जिस जिस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप की है जहां से, वहां पर पोर्स छोड़ जाती है। सो लीव्स बिहाइंड पोर्स इन द डो, जिसकी वजह से आपको स्पॉन्जी ब्रेड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि ब्रेड फॉर्मेशन में भी किस तरीके से इस माइक्रोब यानी कि बेकर्स यीस्ट का रोल है। इस तरीके से आप यहां डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड को भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलो ब्रेड के बाद बढ़े अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स पे। तो अब आपको कुछ ऐसे ही फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड ड्रिंक्स मिलती हैं आपको। सो सदर्न स्टेट्स में आपको एक फर्मेंटेड ड्रिंक देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड टॉडी। ठीक है, अब ये जो टॉडी है, इसको हम
पाम वाइन भी बुलाते हैं, फर्मेंटेड पाम वाइन। तो बेसिकली ये जो है बनती है बाय फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम द पाम्स। तो पाम्स का जो सैप होता है ना, उनको फर्मेंट करने के बाद ये ट्रेडिशनल फर्मेंटेड ड्रिंक बनाई जाती है इन दी सदर्न इंडियन स्टेट्स। ठीक है, सो इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ फर्मेंटेड ड्रिंक्स का भी फॉर्मेशन आपको बैक्टीरिया बैक्टीरिया इवन ईस्ट के थ्रू भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो फंगस भी यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉज करके, फर्मेंटेशन कॉज करके यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कुछ फूड प्रोडक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगेन यहाँ पर आपको फर्मेंटेड, जैसे फिशेज होती हैं, वो भी फर्मेंटेशन की वजह से बनती हैं, और फर्मेंटेशन करवाने के लिए माइक्रोब्स चाहिए, एनारोबिक माइक्रोब्स, राइट। सो फर्मेंटेड फिशेस का फॉर्मेशन, या फिर सोयाबीन, या फिर फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स का भी जो फॉर्मेशन है, दैट इज ऑल्सो कैरिड आउट बाय माइक्रोब्स। ठीक है, इनफैक्ट जैसे भी जितने भी ऐसे डो हैं जैसे कि जिनसे कि हम कुछ फूड बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इडली या डोसा, वो भी फर्मेंट किए जाते हैं यूजिंग बैक्टीरिया, राइट। तो आप सभी ने देखा होगा उसका भी फर्मेंटेशन होता है। तो इस तरीके से जो भी ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं या फिर आपको ड्रिंक्स होती हैं, वो भी फर्मेंट करने के बाद भी बनाई जा सकती हैं, जो कि नॉर्मली हम देखते भी हैं, राइट। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो कि माइक्रोब्स की मदद से बनाया जाता है, एंड इट इज चीज। वन ऑफ दी मोस्ट आपको बहुत पुराना एक तरह से कह सकते हो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो कि घरों में इस्तेमाल होता है, राइट। ओके, सो चीज जो है बच्चों, वो दो टाइप की कैटेगरी का होता है। वन इज कॉल्ड द रॉ चीज एंड द अदर वन इज कॉल्ड राइपन चीज। तो पहले चीज की हम कैटेगरीज देख लेते हैं। वन इज कॉल्ड रॉ चीज एंड द अदर वन वुड बी राइपन चीज। ठीक है, ओके। सो ये जो रॉ चीज है, नॉर्मली रॉ चीज हम घर में बनाते हुए देखते हैं। मम्मी जब पनीर बनाती है, आपने देखा है हमेशा क्या करते हैं मम्मी, बॉईल करने के बाद मिल्क को बॉईल करने, उसको वार्म करती हैं, बॉईल करती हैं, उसके बाद उसको गैस क्लोज करके उसमें कुछ लेमन एक्सट्रैक्ट ऐड कर देती हैं, राइट। लेमन एक्सट्रैक्ट ऐड कर दो या कर्ड ऐड कर दो, जिसकी वजह से कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाए, राइट। और उसके बाद उसको हैंग किया जाता है। ओके, कोगुलेशन करवाने के बाद मिल्क प्रोटीन्स का हम उसको हैंग कर देते हैं। ठीक है, हैंग करने से क्या होगा, जो भी उसका लिक्विड पोर्शन होगा, जैसे हम वे बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, वे, WHEY वाला वे, तो वो नीचे की तरफ रिलीज हो जाता है, और जो भी उस क्लॉथ के अंदर रेसिड्यू रह जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज दी रॉ चीज। बट हम दूसरी कैटेगरी की यहां पर चीज की बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड दी राइपन चीज, जो कि एक्चुअली मेच्योर चीज है। तो उसको मेच्योर करवाने के लिए, उसको राइप करवाने के लिए हमें कुछ माइक्रोब्स की मदद चाहिए होती है, और इसी वजह से डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट माइक्रोब्स जिनको की एम्प्लॉयमेंट हमने किया है इन दी मैच्योरेशन और राइपनिंग, यहाँ पर आपको ये जो राइपन चीज है वो अलग अलग टेक्सचर्स, फ्लेवर्स और टेस्ट के देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइपन चीज देखने को मिलेगा जो कि पोजेस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर्स, फ्लेवर्स एंड टेस्ट को, राइट। तो यहां पर डिफरेंट टाइप के आपको राइपन चीज देखने को मिलेंगे। अब देखो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ दी स्विस चीज। तो ये जो स्विस चीज है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है, आप सभी ने टॉम एंड जेरी में जेरी को ऐसा चीज ले जाते हुए बहुत बार देखा होगा, राइट। तो ये जो स्विस चीज होता है, इसकी राइपनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक बैक्टीरियम की, जिसे हम बुलाते हैं प्रोपाइनिबैक्टीरियम शार्मेनाई। तो प्रोपाइनिबैक्टीरियम शार्मेनाई का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर चीज को राइपन किया जाता है। अब यहाँ इस चीज का जो टेक्सचर है उसमें आपको देखिए ऐसे लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं। ये जो बड़े बड़े होल्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? एक्चुअली इस बैक्टीरियम यानी कि प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मेनाई की जो फर्मेंटेशन एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, इसीलिए ये बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करती है तो यहाँ पर लार्ज होल्स छोड़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्विस चीज का फॉर्मेशन मिलेगा बाय द एक्टिविटी ऑफ प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मेनाई। देन अनदर टाइप ऑफ चीज जैसे हम बुलाते हैं रॉकफोर्ड चीज, इसके मैच्योरेशन के लिए, इसकी राइपनिंग के लिए हमें जिस ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब की रिक्वायरमेंट होती है वो एक फंगस है, और उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई की मदद से हम यहाँ पर दूसरी टेक्सचर और फ्लेवर और टेस्ट वाला चीज बना सकते हैं, जैसे हम रॉकफोर्ड चीज बुलाते हैं। सो आई होप द यूजेज ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट यूजफुल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, नाउ वील बी टेकिंग अप द यूजेज ऑफ माइक्रोब्स इन दी
फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जाता है, राइट। और इनका जो फॉर्मेशन है उसके लिए भी माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट है। एंड डेफिनेटली जब इतनी लार्ज स्केल यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर हमें इन प्रोडक्ट्स को फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें माइक्रोब्स को ग्रो करवाना होता है कुछ लार्ज वेसल्स में, जिन्हें हम फर्मेंटर्स बुलाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम डील करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी फर्मेंटेड बीवरेजेस, जिन्हें हम अल्कोहलिक बीवरेजेस भी बुलाते हैं। यू नो वेरी वेल, माइक्रोब्स जैसे कि जो एनारोबिक माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, जिनमें बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल वुड बी फॉर्म, और अल्कोहल इथेनॉल के फॉर्म में होता है, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ फर्मेंटेड बीवरेजेस में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको मेंशन कर दूं, या फिर अल्कोहलिक बीवरेजेस इंक्लूड वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम, राइट। सो यहाँ पर हम यूजेज देखने वाले हैं ऑफ अ ईस्ट अगेन, जो कि हमने देखा था बेकिंग में जिसका रोल था, उसी को हम यहाँ पर ब्रूअर्स ईस्ट भी बुलाएंगे, एंड इट इज नन अदर देन सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिए। सो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिए जिसे हमने बेकर्स ईस्ट बुलाया था, इसको हम यहाँ पर, क्योंकि उसकी ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी रोल है, इसको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी बुलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखा जाता है कि कैसे इस पर्टिकुलर ईस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे टू फर्मेंट मॉल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस दीज यू नो अल्कोहल, जो कि है नथिंग एल्स बट द इथेनॉल इटसेल्फ, ठीक है। ओके, सो यहां पर जो इथेनॉल बनता है बच्चों, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एट मैक्स, जो कि ईस्ट की नेचुरल एक्टिविटी यानी कि नेचुरल फर्मेंटेशन एक्टिविटी की वजह से हो सकती है, दैट इज ओनली अप टू 20%। तो अल्कोहल जो कि सिर्फ जिनके अंदर 20% अल्कोहल कंटेंट होता है, उनको ही हम ईस्ट की यानी कि इस ब्रूअर्स ईस्ट की नेचुरल फर्मेंटेशन एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बनाना है, यानी कि 20% से ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट अगर हम चाहते हैं हमारे अल्कोहलिक बीवरेजेस में, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस को एम्प्लॉय करना पड़ता है इन दी प्रोसेसिंग ऑफ दी फर्मेंटेशन ब्रॉथ, जिसे हम बुलाते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन की ये जो प्रोसेस है, इसको हमें एम्प्लॉय करना पड़ता है वाइल वी फॉर्म दीज बीवरेजेस, ठीक है। सो अगर हमें इससे ज़्यादा हायर अल्कोहल कंटेंट चाहिए, यानी कि 20% से ज़्यादा, गॉट इट। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्टिलेशन का इस्तेमाल हो रहा है टू प्रोड्यूस हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले अल्कोहलिक बीवरेजेस। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखो कि डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा रॉ मटेरियल को फर्मेंट किया गया है, ओके, एंड यहाँ पर किस टाइप की प्रोसेस का हमने इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिस्टिलेशन के बिना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाते हैं, तो कौन कौन से अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाए जा सकते हैं बिना डिस्टिल किए, दैट इज गोइंग टू बी वाइन एंड बियर। वाइन अगर मैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस को एम्प्लॉय कर देता हूं, यानी कि हायर कंटेंट वाली अगर मुझे अल्कोहलिक बीवरेज बनाना है जैसे कि विस्की, ब्रांडी एंड रम, तो उसके लिए मुझे डिस्टिलेशन की प्रोसेस को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि कौन सी आपको बिना डिस्टिलेशन के बनती हुई अल्कोहलिक बीवरेज मिलेगी, वन इज गोइंग टू बी वाइन एंड बियर। तो वाइन एंड बियर आपको याद रखना है, यहाँ पर ये बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं। बाकी जितनी रिमेनिंग है यानी कि विस्की, ब्रांडी एंड रम, दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिस्टिलेशन प्रोसेस हैज बीन एम्प्लॉयड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेड बीवरेजेस और द अल्कोहलिक बीवरेजेस यूजिंग द माइक्रोब्स, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ब्रूअर्स ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिए लिया। नेक्स्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा वुड बी द एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में आप सभी ने अपने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है, बट क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, लेट्स सी। पहली चीज तो इस टर्म के बारे में जानिए। ये जो टर्म है इसको दिया था विक्समैन ने इन द ईयर 1942। अब इस टर्म को पहले ब्रेक करते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स जो वर्ड आता है दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस, दैट मीन्स लाइफ, राइट। तो अगर हम इन दो टर्म्स को ज्वाइन करें, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोस मीन्स लाइफ, तो इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट लाइफ। बट ये कंज्यूमर्स के अगेंस्ट लाइफ नहीं है, मतलब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा। इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग अगेंस्ट लाइफ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उनकी लाइफ लेने का काम करता है, ये उनको किल कर देता है। सो इट मीन्स यहाँ पर जो एंटी है दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ, इट इज इन रेफरेंस टू द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजीज causing microbes, ठीक है, याद रखो। अब अगर हम ह्यूमंस के जो कि इसको कंज्यूम करते हैं टू गेट रिड ऑफ दीज माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉजिंग है, उनके लिए हम इसको कहेंगे दे आर प्रो लाइफ, दे आर नॉट अगेंस्ट लाइफ, दे आर प्रो लाइफ बिकॉज दे आर सपोर्टिंग द लाइफ, गॉट इट। सो फॉर ह्यूमन बीइंग्स दे आर
प्रो लाइफ, दैट मीन्स सपोर्ट करने वाले लाइफ को। ओके, सो हैं क्या एंटीबायोटिक्स? लेट अस ट्राई टू सी। एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बनाते भी माइक्रोब्स हैं, और ये माइक्रोब से बनने वाले जो केमिकल्स हैं ये किसी दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को चेक करते हैं, रोकते हैं, उनको किल कर देते हैं। ओके, तो यहां देखो क्या होने वाला है, दीज आर दोज chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of the other disease causing microbe। तो किसी भी disease causing microbe की growth और उनको हम किल कर सकते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को ही रिटार्ड कर सकते हैं यूजिंग दीज केमिकल्स जो कि किसी और माइक्रोब ने बनाए थे। तो एक माइक्रोब ने एक ऐसा केमिकल बनाया जो कि दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को यहाँ पर रिटार्ड कर दे या फिर उस ग्रोथ को ही किल कर दे, उस माइक्रोब को ही पूरी तरह से किल कर दे। ऐसे केमिकल्स को हम बुलाएंगे एंटीबायोटिक्स, राइट? ओके, एंड यू मस्ट बी वेल अवेयर जो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और एंड दैट फर्स्ट एंटीबायोटिक इज नन अदर देन द पेनिसिलिन, राइट? तो पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और जो कि जिसकी जो डिस्कवरी है एक चांस डिस्कवरी है। लेट अस सी द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है इट इज अ serendipity. You know the word serendipity? सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक ऐसी डिस्कवरी जो कि एक्सीडेंटली हुई, बाय चांस हुई। ओके, इट वाज नॉट इंटेंशनल, राइट? उस पर वर्क नहीं किया जा रहा था। सो आपको सामने यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिखाए जा रहे हैं जो कि वंस ही वाज एक्चुअली वर्किंग इन हिज लैबोरेटरी on the bacterium called Staphylococcus। तो Staphylococcus बैक्टीरिया पे he was actually working, और उन्होंने देखा कि एक दिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने देखा उनकी पेट्री प्लेट्स पे जहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो कर रही थी जिनको उन्होंने वॉश नहीं किया, उनकी अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स में कुछ मोल्ड्स ग्रो कर रही हैं। और उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया, उस मोल्ड के आसपास ना कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप नहीं हो रही थी। सो व्हाट ही ट्राई टू सी वाज, इमेजिन करो अगर ये वो पेट्री प्लेट है, ओके, सो ये जो पेट्री डिश है जिसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जिस पे वो वर्क कर रहे थे ये बैक्टीरियल कॉलोनीज प्रेजेंट थी। बट उन्होंने देखा कि इस प्लेट को जिसको कि अनवॉश्ड उन्होंने छोड़ दिया था उन पे ना यहाँ पर एक पेनिसिलियम नोटेटम की यानी कि एक मोल्ड की, जो कि एक मोल्ड है, देखो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये एक फंगल मोल्ड है जो कि यहाँ पर उन्होंने सडनली ग्रो होता हुआ देखा। और उन्होंने देखा इस कॉलोनी के आसपास ये जो ग्रे वाला रीजन है ना वहां पर कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं कर रही है। उन्होंने इस जोन को अराउंड दी मोल्ड कॉलोनी नाम दिया द जोन ऑफ इनहिबिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जोन है ना विच इज सराउंडिंग दिस पेनिसिलियम नोटेटम और दिस मोल्ड, इट इज एक्चुअली द रीजन जहां पर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी इज इनहिबिटेड, वहां पर रुकी हुई है, वहां पर कोई बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं कर रही है। तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे एनालाइज किया, काफ़ी हद तक स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग विच इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम दिस कॉलोनी ऑफ मोल्ड जो कि इस रीजन में बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो नहीं करने दे रही है, राइट? तो उन्होंने उसको नाम दिया पेनिसिलिन, बिकॉज जो मोल्ड यहाँ पर ग्रो हुई थी इट वॉज आइडेंटिफाइड टू बी एज पेनिसिलियम नोटेटम, तो जो कि फंगस है। तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगस है उसकी मोल्ड यहाँ पर ग्रो हुई थी जिसके चारों तरफ कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाई। इसीलिए उन्होंने ऐसा माना कि ये पेनिसिलियम नोटेटम कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है अपने चारों तरफ, जिस केमिकल की एक्टिविटी की वजह से कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी वहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रही है, किल हो जा रही है। और इसीलिए क्योंकि उसका जो डिराइव हुआ जो उसका डेवलपमेंट हुआ है उस केमिकल का वो देखने को मिला है फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, इसीलिए इस एंटीबायोटिक को नाम दिया पेनिसिलिन, राइट? तो हाउएवर डिस्कवरी तो कुछ इस तरीके से हुई थी, बट इसकी जो पूरी पोटेंशियल एबिलिटीज हैं टू एक्ट एज एंटीबायोटिक्स वो डिस्कवर की थी दो साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर दो बायोलॉजिस्ट के नाम दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो इसका जो फुल पोटेंशियल है एज एंटीबायोटिक वॉज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर बाय टू साइंटिस्ट, वन वॉज कॉल्ड अर्नस्ट चेन एंड द अदर वन वॉज हार्वर्ड फ्लोरे। सो यहाँ पर अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने इस तरीके से बताया कि कैसे पेनिसिलिन जो है वो एक तरीके के पोटेंट एंटीबायोटिक है। गॉट दिस? ओके, सो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। ओके, इन फैक्ट लेट मी टेल यू, ये तीन साइंटिस्ट फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था फॉर देयर डिस्कवरी।
एंड इनफैक्ट जो पेनिसिलिन है इसका बहुत ट्रेमेंडस यूज देखने को मिला था इन ट्रीटिंग द अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू कन्वे. ओके, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी डिजीजेस से हमारी जो लड़ने की ताकत है ना उसको बढ़ा पाए हैं. सो एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस लाइक प्लेग जैसी डिजीज को हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग एंटीबायोटिक्स. वूपिंग कफ जैसे हम लोग काली खांसी बुलाते हैं. ओके, तो वूपिंग कफ का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं. अनदर वन इज डिफ्थीरिया जो है जिसे हम गाल घोटू कहते हैं. सो ये भी आपको देखने को मिलेगा. तो इसके अगेंस्ट भी हमने एंटीबायोटिक्स डेवलप की हैं जो कि इनके अगेंस्ट वर्क करके हमें इन डिजीज से क्योर कर सकती हैं, ट्रीट कर सकती हैं. एंड द लास्ट वन वी हैव इज लेप्रेसी विच इज द कुष्ठ रोग, जिसे हम कुष्ठ रोग बुलाते हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट आपको कंडीशन मिलेगी जिन पे एंटीबायोटिक्स का रोल देखने को मिलता है इन गेटिंग रिड ऑफ दीज डिजीजेस बाय ट्रीटिंग देम प्रॉपर्ली. सो आपको यहाँ पर कंडीशन दिखाई जा रही हैं वूपिंग कफ की या फिर लेप्रेसी की, राइट, डिप्थीरिया की. सो दिस वॉज हाउ we see antibiotics as an important industrial product जिनके फॉर्मेशन के लिए we require microbes. Got it? चलिए आइए देखते हैं कुछ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. तो ऑर्गेनिक एसिड्स का भी हम इस्तेमाल देख सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, और उनके फॉर्मेशन के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है अगेन कुछ माइक्रोब्स की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड. अब सिट्रिक एसिड का अगर मुझे प्रोडक्शन करवाना है इंडस्ट्रियल लेवल पे, वी कैन एम्प्लॉय एंड फंगस, हम एक फंगस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर और नाइजर, आप कुछ भी बुला सकते हो, राइट. देन वी हैव, अगर मुझे एसिटिक एसिड बनाना है, वेरी कॉमनली यूज्ड जो ऑर्गेनिक एसिड जैसे हम विनेगर भी बुलाते हैं, तो इस एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए जिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम का हमें रिक्वायरमेंट है दैट इज एसिडोबैक्टर एसिटाई. तो इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इंडस्ट्रियल स्केल पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड करवा सकते हैं. सिमिलरली ब्यूटायरिक एसिड अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो वी रिक्वायर क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि अनदर बैक्टीरियम है. एंड लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली वी रिक्वायर लैक्टोबैसिलस. तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट माइक्रोब्स. देन अगर हम मूव करें टुवर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बना सकते हैं यूजिंग माइक्रोब्स आर दी एंजाइम्स. अब कुछ ऐसे एंजाइम्स का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि देखो माइक्रोब्स के थ्रू आपको बनते हुए नजर आएंगे और आपकी डेली लाइफ में ये हेल्पफुल है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइपेजेस. लाइपेजेस की जो इस्तेमाल है वो हमारी डेली लाइफ में डिटर्जेंट्स के फॉर्मेशन में है. तो डिटर्जेंट्स का जो फॉर्मुलेशन है ना, टू रिमूव द ग्रीसी स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स, तो उन डर्ट को, उन ग्रीसी स्टेन्स को रिमूव करने के लिए आपको लाइपेजेस की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए लाइपेजेस का इस्तेमाल किया जाता है इन दी डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस. इसीलिए इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पे वुड बी डन बाय दी माइक्रोब्स. देन उसके बाद पेक्टिनेजेस एंड प्रोटेजेस, जो ये प्रोटीन्स हैं या फिर प्रोटीएजेस और जो पेक्टिनेजेस हैं, इन पर्टिकुलर एंजाइम्स का इस्तेमाल देखिए कहाँ होता है. इट इज़ यूज्ड टू क्लैरिफाई द बॉटल जूसेस. नॉर्मली आपने देखा होगा आप जब घर में एक पर्टिकुलर जूस निकालते हो वो इतना क्लियर नहीं होता है, बट अगर आप मार्केट से कोई पर्टिकुलर जूस लेकर आओगे वही वाला जूस, तो वो आपको उसकी काफ़ी क्लियर बॉटल दिखने को मिलती हैं. वो क्लैरिफाई कैसे होती है, उनको क्लियर कैसे किया जाता है? इट इज़ डन बाय दीज एंजाइम्स पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, और इनका भी हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना पड़ता है जो कि डन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इटसेल्फ. ठीक है. देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम जैसे हम बुलाते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज. अब देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम बता रहा है, ये ऑब्टेन होगा फ्रॉम द बैक्टीरियम कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, और ये एक क्लॉट बस्टर की तरह पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है इन दोज पेशेंट जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, राइट. तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से सफ़र करने वाले जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनकी जो ब्लड वेसल्स हैं दे हैव बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू द क्लॉटिंग, उनको उन क्लॉट को रिमूव करने के लिए, उनको टोटली बस्ट करने के लिए हम यहाँ पर इनको इस्तेमाल करते हैं. किनका? देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेजेस का, राइट. तो स्ट्रेप्टोकाइनेजेस ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो क्लॉट बस्टर्स की तरह एक्ट करते हैं. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का कैसे रोल है. अब पहली चीज तो आपको ये जानना चाहिए कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हैं. जैसा कि नाम बता रहा है, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस हैं जिनकी कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है. मतलब ये लिविंग टिश्यूज के अंदर किसी ना किसी टाइप के रिएक्शन को, रिस्पॉन्स को या फिर इफेक्ट को ट्रिगर करते हैं.
गॉट इट। चलिए, तो सबसे पहला जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हम देखते हैं और उसका जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो किसी माइक्रोब की वजह से होता है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है ये एक्ट करता है एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब नाम ही बता रहा है, देखो इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखता है। ओके मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता है उन पेशेंट्स में जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट अंडरगो करते हैं। तो बेसिकली ये एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है उन पेशेंट्स को जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अंडरगो किए हैं। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग जो है वो फेल कर जाती है किसी पर्सन के अंदर, तो ऐसे पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है फ्रॉम अ सूटेबल डोनर। अब क्योंकि ये जो ग्राफ्ट लगाया गया है एज अ ट्रांसप्लांट वो एक दूसरे पर्सन की बॉडी का है, राइट इसका मतलब हमारी बॉडी के पास, आपको पता है हमारा इम्यून सिस्टम के पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्स। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा तो वो उस फॉरेन ग्राफ्ट को या फिर ट्रांसप्लांट को एज अ फॉरेन बॉडी कंसीडर करेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना लगेगा और तो और इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा उसके अगेंस्ट। ऐसे में देयर आर चांसेस कि वो ट्रांसप्लांट जो है बॉडी रिजेक्ट कर दे। आपको पता ही है, और ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन के लिए हमारा कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है? इट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सो आप सभी को समझ में आ गया होगा अब तक कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट अंडरगो करते हैं तो ऐसे में हमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस्ड रखने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट वर्क करके उसको रिजेक्ट कर सकता है। सो टू प्रिवेंट सच कंडीशन या सिनेरियो को अगर हमें प्रिवेंट करना है, फॉर दैट पर्पस हमें कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स चाहिए होंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस्ड रखेंगे। सो वन सच इम्यूनोसप्रेसेंट इज साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका की जो सोर्स है वो एक माइक्रोब है एंड दैट माइक्रोब इज अ फंगस इटसेल्फ, जो कि है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। So please learn this name. Trichoderma polysporum जो है वो सोर्स होता है for the immunosuppressant called cyclosporin A. Got this well? चलिए, then we have is another bioactive molecule called statins. स्टैटिन्स क्या हैं बच्चों? स्टैटिन्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मार्केट में कमर्शियलाइज किए जाते हैं, यानी कि उनका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। तो यानी कि ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जब बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं पेशेंट के, तो वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ओके सिग्निफिकेंटली लोअर करता है। हाउ डज इट वर्क? तो देखो एक चीज याद रखिए, पहली चीज इसका भी सोर्स जो है वो एक यीस्ट है और उसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। सो स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरियस, जो कि एक टाइप ऑफ यीस्ट है। अब देखो ये एक्चुअली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम करेगा? एक्चुअली ये जो स्टैटिन्स हैं ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं उस एंजाइम के प्रोडक्शन को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है लीवर में फॉर प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है ना, कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है वो हमारे लीवर में होता है और उस कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट और उस एंजाइम का नाम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इस एंजाइम के प्रोडक्शन को ही अगर हम रोक देंगे तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रुक जाता है। तो ऐसे में ये स्टैटिन्स यही काम करते हैं। ये स्टैटिन्स बेसिकली एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं इस HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को, और ऐसे में जब ये एंजाइम अवेलेबल ही नहीं होगा तो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होगा। दिस वे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल्स हैं दी ब्लड गेट्स रिड्यूस्ड, राइट। तो इस तरीके से स्टैटिन्स का भी आपको रोल देखने को मिलता है एज दी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, और इनके प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का रोल था। सो आई होप नाउ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सूवेज ट्रीटमेंट। तो भाई सबसे पहले जानते हैं सूवेज क्या होता है। देखो बच्चों, हम सब जिन शहर या फिर टाउन्स में रहते हैं उन शहरों और टाउन्स में न जाने हर दिन हम कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं। अब ये जो वेस्ट वाटर है इसका सबसे मेजर कंपोनेंट ह्यूमन का एक्सक्रीटा है। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो सभी इन वाटर को कंटामिनेट करता है, पोल्यूट करता है, राइट। तो एक मेजर कंपोनेंट वेस्ट वाटर का ह्यूमन एक्सक्रीटा से मिलकर बनता है, राइट। तो ये जो वेस्ट वाटर हर सिटी और टाउन जनरेट करते हैं हर दिन, राइट, जिसके अंदर बहुत सारा हाउस होल्ड और आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम सूवेज बुलाते हैं, ठीक है। तो सूवेज क्या है? सूवेज इज अ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो कि आपके डोमेस्टिक और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की वजह से या वेस्ट की वजह से जनरेट होकर वाटर में उसको कंटामिनेट करता है। दैट वेस्ट वाटर वुड बी कॉल्ड द सूवेज। और इस सूवेज में आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत ज्यादा माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे,
राइट तो ये जो माइक्रोब्स जनरली सूएज के अंदर प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक मैटर, ये मोस्टली आपको पैथोजेनिक मिलेंगे, मतलब डिजीज कॉजिंग मिलेंगे। तो मतलब ये जो सूएज है ये हम डायरेक्टली कहीं पर छोड़ नहीं सकते, इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। द रीजन बीइंग ये पोल्यूटिंग इफेक्ट डाल सकता है किसी भी वाटर बॉडी में, राइट तो कभी आपने सोचा भी होगा कि ये जो इतना ह्यूज क्वांटिटी में हम वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं डेली लाइफ में, आखिरकार ये जाता कहाँ है? इनको ऑब्वियसली हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स में डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकते हैं, डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको पोल्यूट कर सकती है। तो ऐसे में वी हैव टू ट्रीट दिस सूएज बिफोर releasing or discharging it in the water bodies. So remember this thing very well. So before disposal, sewage is treated in some special apparatus जिन्हें हम बुलाते हैं sewage treatment plants, STPs जिन्हें हम shortly abbreviate करेंगे, ताकि इस sewage का जो polluting potential है वो काफी हद तक कम हो जाए। So to make it less polluting, we have to treat it before discharging. अब इसका जो ट्रीटमेंट करवाना है, उस ट्रीटमेंट के लिए जो प्रेजेंट माइक्रोब्स चाहिए वो भी इस सूएज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर गोइंग टू बी स्पेसिफिकली हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ठीक है। सो जो हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं वही इस सूएज को ट्रीट करेंगे और इसको लेस पोल्यूटिंग बनाएंगे, ठीक है। तो इन एसटीपीज में यानी कि इन सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जब हम सूएज का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जो ट्रीटमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी इन 2 स्टेप्स। सो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ सूएज इन दी सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स वुड बी कैरीड आउट इन 2 स्टेप्स। वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड द अदर वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बेसिक इंफॉर्मेशन यही जान लो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिजिकल ट्रीटमेंट करने वाले हैं वेस्ट वाटर का, मतलब जो भी फ्लोटिंग डिब्रिस प्रेजेंट है, जो भी फ्लोटिंग वेस्ट प्रेजेंट है, उन सभी को हम यहाँ पर सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की वजह से सेपरेट कर लेंगे। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बुलाते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करने वाले हैं टू ट्रीट दैट सूएज और द वेस्ट वाटर। चलिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सूएज का ट्रीटमेंट आखिर कैरी आउट कैसे होता है यूजिंग माइक्रोब्स, एंड वील बी अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है। तो हम देखने वाले हैं कि एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा दिखने को मिलता है और उनमें कैसे ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट आकर करता है। तो बच्चों अब हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं अबाउट द एंटायर सूएज ट्रीटमेंट वन बाय वन, और इसके लिए हमने यहाँ पर ना एक आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है या फिर सूएज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका डायग्राम ले रखा है। उसके वेरियस कंपोनेंट्स भी दिखाए जा रहे हैं, जिनके सारे कंपोनेंट्स को हम एक एक करके समझेंगे व्हाइल वी अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द सूएज ट्रीटमेंट विच इज द फिजिकल ट्रीटमेंट, राइट, और द प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट। तो देखो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं जो हमारा पहला स्टेप है, इट इज गोइंग टू बी प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि एक तरीके का फिजिकल ट्रीटमेंट है ऑफ द वेस्ट वाटर। तो यहां पर एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, यहां पर हम वेस्ट वाटर में से जो भी फिजिकल जो सब्सटेंसेस हैं या फिर फिजिकल जो वेस्ट है उनको रिमूव करने वाले हैं। तो देयर इज गोइंग टू बी फिजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो कि लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, फ्रॉम दी वेस्ट वाटर। तो इमेजिन करो यहाँ पर वेस्ट वाटर की एंट्री हमने कलेक्ट किया है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इन द सिटी, और उसके बाद उसको हमने पास ऑन किया है इन द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सूएज ट्रीटमेंट प्लांट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बार स्क्रीन। तो इस फर्स्ट चेंबर में प्रेजेंट होते हैं कुछ बार स्क्रीन्स। तो ये जो बार स्क्रीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यू कैन सी दीज बार स्क्रीन्स। इस तरीके से आपको एक मैश देखने को मिलता है ऑफ आयरन रॉड्स। सो इस तरीके का जो ये रॉड्स होते हैं ना, ये लार्ज जो फ्लोटिंग डिब्रिस है प्रेजेंट इन दी वेस्ट वाटर, जैसे कि कोई क्लॉथ भी हो सकता है, कोई बोल्डर्स हो सकते हैं, कोई भी बॉटल कैंस वगैरह, वो यहाँ पर उनको आगे जाने से रोक देता है, उनको ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पर फिल्टर कर देता है सॉलिड वेस्ट को या फिर लार्ज वेस्ट को फ्रॉम दोज जो कि स्मॉलर है इन द साइज ऑफ द बार स्क्रीन। तो वो इजीली पास ऑन कर जाते हैं, वाइल जो भी लार्जर पार्टिकल्स हैं, जो भी लार्ज रबिश पीसेस हैं या वेस्ट हैं, वो यहीं पर ही इकट्ठा रह जाते हैं। दे कैन नॉट क्रॉस दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, तो इसीलिए दे टेंड टू रिमेन अवे। तो आगे इस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो भी वेस्ट वाटर है कंटेनिंग स्मॉलर वेस्ट पार्टिकल्स, उनको आगे मूव कर दिया जाता है टू द नेक्स्ट चेंबर विच इज कॉल्ड द ग्रिट एंड द सैंड रिमूवल टैंक। अब देखो यहाँ पर ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक बता ही रहा है कि यहाँ पर ग्रिट और सैंड का रिमूवल होगा। ग्रिट क्या होती है? ग्रिट इज नथिंग बट द सॉइल अलॉन्ग विद द पेबल्स। तो ग्रिट मीन्स सॉइल प्लस पेबल्स। तो सॉइल एंड पेबल जो है वो ग्रिट से बेसिकली कंपोनेंट होती है, और यहाँ पर सैंड। इन तीनों चीजों, क्योंकि ये हेवियर है देन दी वाटर, इनको हम क्या करते हैं, इस टैंक में जाने के बाद इस वेस्ट वाटर को थोड़ी देर के लिए सेटल करने के लिए छोड़ देते हैं। तो व्हाट विल हैपन, जो भी हेवियर यहाँ पर पार्टिकल्स है जैसे कि
सैंड हो गया या फिर जो सॉइल और पेबल है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन कर जाएंगे। तो फाइनली जो ऊपर की तरफ फ्लूइड बचा है उसको हम पास ऑन करेंगे इनटू द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, जिसे हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी बुलाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिफरेंट अगर बुक्स या वीडियोस में आपको प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोला जा रहा है, इट इज नथिंग बट द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। फाइन। अब इस फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में अगेन कुछ ना कुछ बहुत ही माइन्यूट जो फ्लोटिंग डिब्रिस होगा या फिर जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे जो अभी भी इस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होंगे वो यहाँ अवेलेबल होंगे। तो इसको हम काफ़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, रेस्ट करने छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा, रेस्टिंग की वजह से जो भी पार्टिकल्स इस वाटर में फ्लोट कर रहे थे या फिर प्रेजेंट थे वो ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। ओके और ग्रेविटेशन की वजह से जो सेडिमेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ जब सेटल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बुलाते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये जो सॉलिड वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ओके, आफ्टर सेडिमेंटेशन हैज बीन एम्प्लॉयड, इसको हम बुलाएंगे द प्राइमरी स्लज। क्या बुलाएंगे, प्राइमरी स्लज। तो ये प्राइमरी स्लज इज नथिंग बट द सॉलिड वेस्ट जो कि सेडिमेंटेशन के बाद ऑफ द जो फ्लूइड है उसको हम यहाँ पर क्या बुलाएंगे, प्राइमरी स्लज। और जो भी लिक्विड ऊपर की तरफ वेस्ट वाटर प्रेजेंट है विच इज क्लियर फ्रॉम ऑल दिस सॉलिड वेस्ट, इसको हम बुलाएंगे द प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या बुलाते हैं, तो वी कॉल इट द प्राइमरी एफ्लुएंट। सो आई होप ये दो टर्म्स आपको समझ में आ गए। तो प्राइमरी एफ्लुएंट और प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में, जिसको कि हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी बुलाते हैं। यहां तक कि जितने भी स्टेप्स हमने देखे 1, 2 and 3, ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी ट्रीटमेंट और द फिजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें हम यहाँ पर नंबरिंग भी कर लेते हैं, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज माई स्टेप 3। तो जितने भी स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं दे आर ऑल गोइंग टू बी द फिजिकल स्टेप्स जिन्हें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सूएज का पार्ट मानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेज और द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, यू नो वेरी वेल, उसको हम नाम देते हैं द सेकेंडरी, और या फिर इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बुलाएंगे। अब बायोलॉजिकल मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर माइक्रोब्स का रोल यही होने वाला है। तो अभी तक हमने क्या किया, बस फिजिकली जो भी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर दिया, जो कि वेस्ट वाटर का एक कंपोनेंट है। बट नाउ इस वेस्ट वाटर के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी तो प्रेजेंट है, जिसको डिकम्पोज करने के लिए हमें माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होगी, डिकम्पोजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो यहाँ पर काम होने वाला है इन दिस सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टेप। ठीक है, तो चलो यहां तक हमने देखा था कि डेवलपमेंट हो गया प्राइमरी एफ्लुएंट का और प्राइमरी स्लज का। ठीक है, और ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है ना, जो आपको फ्लूइड देखने को मिल रहा है, जो लिक्विड देखने को मिल रहा है, ऐसा वाटर जिसको जो फ्री है फ्रॉम दी सॉलिड वेस्ट, उसको हम फर्दर मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट चेंबर, एंड द नेक्स्ट चेंबर वुड बी कॉल्ड द एरेशन टैंक। अब एज द नेम सजेस्ट, एरेशन टैंक मतलब यहां पर हम एयर को पंप करने वाले हैं इस टैंक के अंदर। सो कंप्रेस्ड एयर इज बेसिकली बीइंग pumped into this chamber। अब देखो यहां पर आया है प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो भी माइक्रोब्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था, सूएज को ट्रीट करने के लिए जो भी माइक्रोब्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और वो इसी सूएज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर प्राइमरी एफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर भी है और उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाले एरोबिक माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हैं यहीं पर। बस करना क्या है, उन एरोबिक माइक्रोब्स को एक्टिवेट करना है कि वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दे। फॉर दैट पर्पस क्या होने वाला है, हमें एयर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, और एरोबिक माइक्रोब्स है मतलब उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू ब्रेक डाउन दैट ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसे में याद रखो, जब भी ऑर्गेनिक मैटर हाई होगा तो एरोबिक माइक्रोब्स की डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन कंजम्पशन की। क्यों? क्योंकि उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मुझे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है, फॉर दैट पर्पस मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और माइक्रोब्स की इसी ऑक्सीजन डिमांड को हम एक टर्म देते हैं एंड वी कॉल इट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो नेक्स्ट टर्म जो मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाना है दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल इसलिए बोला भाई, माइक्रोब्स का यहाँ रोल है, माइक्रोब्स लिविंग ही तो हुए ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे हम शॉर्टली BOD से एब्रीविएट करते हैं, ये एक्चुअली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि 1 लीटर वेस्ट वाटर में प्रेजेंट
ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है बाय द माइक्रोब्स, वो भी एरोबिक माइक्रोब्स, और वो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट होना चाहिए। और डिकम्पोजिशन के लिए जो पूरा टाइम पीरियड है दैट इज गोइंग टू बी 1 डे। तो इमेजिन करो आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर है जिसको हमें 1 डे में डिकम्पोज करना है, उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, और टेम्परेचर ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस को 1 डे में टोटली ऑर्गेनिक मैटर फ्री बनाने के लिए आपको एरोबिक माइक्रोब्स को कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो उसको डिकम्पोज कर पाए। एंड उसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन नाउ। So it is the amount of oxygen required by aerobic microbes to decompose organic matter present in 1 liter of water at 25 degree Celsius in 1 day. समझ में आ गया? ठीक है। So इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, ऑक्सीजन की जो डिमांड थी माइक्रोब्स की उसको सप्लाई करने की कोशिश की है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? ऑब्वियसली इसी वाटर के अंदर ही आएगी ना। जो हम यहाँ से एयर पास ऑन कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो यहीं पर इसी वाटर में अवेलेबल हो जाएगी। तो माइक्रोब्स इसी वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंजम्पशन करेंगे टू मीट देयर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और ब्रिंग अबाउट करेंगे दी ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, राइट। अब ये जो माइक्रोब्स यहाँ प्रेजेंट हैं दे टेंड टू फ्लॉक्यूलेट, मतलब वो फ्लॉक्स के फॉर्म में, यानी कि आप कह सकते हो मैश लाइक बंच के फॉर्म में अपीयर करते हैं। तो यहां पर एक टर्म देखो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपको देखने को मिलता है, विच इज फ्लॉक्स। You will see flocks of microbes being seen in this aeration tank जब आप एयर को यहाँ पर प्रोवाइड करते हो। और इस टैंक के अंदर हम मैकेनिकल एजिटेशन भी करते हैं, मतलब हम कॉन्स्टेंटली स्टर भी करते रहते हैं ताकि एयर को आने का और बबल्स फॉर्म होने का ज़्यादा टाइम मिल सके, राइट। सो ये जो फ्लॉक्स हैं वो क्या हैं? यहाँ फ्लॉक्स जो होते हैं, माइक्रोब्स के जो फ्लॉक्स हैं उनके 2 कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे। देयर आर गोइंग टू बी एरोबिक बैक्टीरिया, याद रखिएगा सभी के सभी यहाँ पर एरोबिक होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फॉर देम टू डिकम्पोज। सो बैक्टीरिया और यहां पर कुछ फंगल फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होंगे या फिर फंगल माइसीलियम भी आप बुला सकते हो। तो फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड बैक्टीरिया के कुछ मासेस देखने को मिलेंगे और ये जो मासेस है ना आपके फंगल माइसीलियम और बैक्टीरिया के, दे विल फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके के मैश बना लेंगे, जाली बना लेंगे और पूरे तरह से इस एरेशन टैंक के अंदर फैल जाते हैं। इसको हम फ्लॉक्स कहते हैं, राइट। और ये जो फ्लॉक्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली पकड़ पकड़ के डिकम्पोज करते हैं, राइट। तो एक बार इन बैक्टीरियल फ्लॉक्स ने क्या किया, जितने भी प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर है इस वेस्ट वाटर के अंदर उसको डिकम्पोज कर दिया। फाइनली अब हम इस पर्टिकुलर जो एफ्लुएंट है उसको पास ऑन करेंगे इनटू अनदर सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहां पर सेडिमेंटेशन की हम अगेन प्रोसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो यहां पर एक, इसको हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक भी बुला सकते हैं बच्चों। तो सेकेंडरी टैंक या फिर सेटलिंग टैंक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एयर से ट्रीटेड माइक्रोब्स वाला वाटर था उसको हम फाइनली पास ऑन कर देंगे ओवर हियर इन दिस चेंबर, सॉरी सेकेंडरी सेटलिंग चेंबर में या फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ओवर हियर इसको जब हम सेडिमेंट करने के लिए यानी कि इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ प्रेजेंट जितना भी सॉलिड वेस्ट था जो कि डिकम्पोज हो चुका था, अलॉन्ग विथ उसको डिकम्पोज करने वाले जो माइक्रोब्स थे यानी कि द फ्लॉक्स ऑफ बैक्टीरिया, वो सभी के सभी नीचे अगेन सेटल कर जाएंगे अगेन एज सॉलिड वेस्ट। अब इस वाले वेस्ट को हम टर्म क्या देंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में प्रेजेंट था, तो जो स्लज यहाँ पर डेवलप होगा, जो सॉलिड वेस्ट यहाँ डेवलप होगा उसको हम बुलाते हैं दी सेकेंडरी स्लज। बट इस सेकेंडरी स्लज में ना डिकम्पोजिंग एरोबिक माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है। तो ये जो डिकम्पोजिंग एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है स्लज के अंदर, इसी वजह से इसको हम एक्टिवेटेड स्लज भी बुलाते हैं। क्योंकि अगर हम इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पोर्शन वापस से कहाँ डाल दें, इस एरेशन टैंक में डाल दें, तो यू विल सी अगेन डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां से जो डाला हुआ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेटेड स्लज है उसमें प्रेजेंट माइक्रोब्स जो कि एरोबिक माइक्रोब्स हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं, वो यहाँ पर स्टार्टर यानी कि इनोक्यूलम की तरह एक्ट करेंगे और आने वाले जो भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है इन दिस वेस्ट वाटर उसको कंटिन्यूसली डिकम्पोज करते रहेंगे। सो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज जो है वो वापस से एरेशन टैंक में वापस सप्लाई कर दिया जाता है टू एक्ट एज स्टार्टर और इनोक्यूलम। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? तो हमने देखा है सेकेंडरी स्लज बन गया और यहां पर जो वाटर था, ये जो वाटर यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है
विच इज फ्री फ्रॉम दी सेकेंडरी स्लज और दी सेकेंडरी सॉलिड वेस्ट, इसको हम बुलाएंगे दी सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी एफ्लुएंट। और ये जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है इसको फर्दर थोड़ा सा ट्रीट करने के बाद वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो हमने वाटर की तो यहां पर क्लेंजिंग देख लिया ना, व्हाट अबाउट दिस स्लज? तो मैं आपको आगे की प्रोसेस समझाने के लिए वापस से उसी डायग्राम को दिखा रहा हूं। तो यहां पर हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज और यहां पर एक्टिवेटेड स्लज। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये जो स्लजेस हैं प्राइमरी एंड एक्टिवेटेड स्लज, इनको अगेन इकट्ठा करके एक अनदर चेंबर में भेजा जाता है जिसे हम बुलाते हैं द स्लज डाइजेस्टर टैंक, जिसको हम स्लज डाइजेस्टर भी बुला सकते हैं। तो इसको हम क्या बुला सकते हैं? इसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं, वी इवन कॉल इट स्लज डाइजेस्टर। अब इस स्लज डाइजेस्टर में मोस्टली इस वाले पर्टिकुलर जगह से आए हैं कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स और यहां से आए हैं ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जिसके साथ कुछ बैक्टीरिया और फंजाई भी प्रेजेंट है, एरोबिक माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है। तो फाइनली उन पर्टिकुलर स्लजेस को यहां पर मिक्स किया जाता है इस टैंक के अंदर, और इस टैंक के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इस टैंक के अंदर? सो इसको हम बुलाते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स जो कि आने वाले स्लज का फर्दर डिकम्पोजिशन करेंगे, डाइजेशन कॉज करेंगे। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्लज डाइजेस्टर को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो एनारोबिक जो सॉलिड वेस्ट है उसको एनारोबिक माइक्रोब्स यहां मिलकर क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेशन के टाइम पर एक्चुअली डाइजेशन होगा किसका? ये जो एनारोबिक माइक्रोब्स यहां प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर चेंबर में, वो आने वाले एरोबिक माइक्रोब्स जो कि यहां पर एक्टिवेटेड स्लज में प्रेजेंट थे उनको डाइजेस्ट करेंगे। सो उनका डाइजेशन कॉज करेंगे, राइट? तो डाइजेशन के टाइम पर वो कुछ गैसेस रिलीज करते हैं। वो जो गैसेस रिलीज होंगी उनमें मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन सी गैसेस का होगा? तो वहां पर निकलने वाली जो गैसेस हैं इस डाइजेशन के टाइम पर वो होंगी मोस्टली, जिसमें प्रीडोमिनेटली मीथेन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, राइट, और हाइड्रोजन गैस जैसी गैसेस होंगी। तो ये सारी जो गैसेस का मिक्सचर है ना, ये एक पोटेंट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज वो इनफ्लेमेबल है। और जो यहाँ पर डाइजेशन के टाइम पर ये गैसेस का मिक्सचर बनता है इसे हम बुलाते हैं बायोगैस, जिसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा आपने यहाँ पर सुएज ट्रीटमेंट के टाइम पर हमने वाटर को भी ट्रीट किया और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, एक ऐसे एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल बना लिया है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग ऑल्सो। तो वी कॉल इट बायोगैस। और जितना भी रिमेनिंग स्लज रह जाता है जो कि डाइजेस्ट हो जाता है उसको हम मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं, एज फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं इन दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो डाइजेस्टेड स्लज को हम यहाँ पर मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करेंगे टू बी गिवन इन द फील्ड्स, और वो सॉइल की जो भी फर्टिलिटी है उसको रिप्लेनिश करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप यहां तक आपको सुएज ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा। गॉट दिस? ओके, अब यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, सुएज जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं और हर दिन अर्बनाइजेशन की वजह से हम कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर हर दिन जनरेट करते हैं। सो एज सच जितना ज़्यादा हम वाटर जनरेट कर रहे हैं उसको ट्रीट करने वाले सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत कम है उस हिसाब से। तो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत कम होने की वजह से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने कुछ प्लान्स डेवलप किए जिनके नाम है गंगा एक्शन प्लान एंड द अदर वन इज द यमुना एक्शन प्लान, जो कि एम करती है टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। अब नॉर्मली क्या होता है, वेस्ट वाटर को अनट्रीटेड रहने की वजह से, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास क्या नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, तो अनट्रीटेड वाटर को अगर हम इन वाटर रिवर्स में ही छोड़ देंगे, इन रिवर वाटर्स में, तो क्या होगा, इन रिवर्स का वाटर पोल्यूट हो जाएगा। तो एज सच टू कॉम्पेंसेट फॉर दिस फैक्ट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने ये प्लान्स इनिशिएट किए जिसके अंडर बोला गया है, ऐसा प्रपोज किया गया है दैट दे विल बिल्ड मोर एंड मोर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि यहाँ पर हमेशा सिर्फ ट्रीटेड वाटर ही डिस्पोज ऑफ किया जा सके, जिससे कि इन रिवर्स का जो वाटर है वो ज़्यादा पोल्यूट ना हो।
So I hope the entire concept about the sewage treatment is very clear and the role of microbes in sewage treatment is also clear. तो बच्चों, this was all for today from the chapter microbes in human welfare. I hope इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज की वीडियो में कवर किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Until then आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है.